So, दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग फील्ड का डॉक्टर माना जाता है। अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं वो आप में से बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं। यू ऑल आर मास्टर्स ऑफ दैट। 2 साल से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है आपने। तो अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है वो बहुत सारा कुछ आप जानते हैं दोस्तों। बट क्योंकि हमें डॉक्टर कहा गया है दोस्तों, तो इसीलिए सिर्फ क्या करना है हमें यही नहीं पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द लॉजिक्स बिहाइंड व्हाट वी डू। सो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसी फाउंडेशन को ले करेगा। वी आर स्टार्टिंग विद अ चैप्टर ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस which will lay the theory base of accounting, which will tell you कि जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स, हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते हुए, क्या लॉजिक्स हम फॉलो करते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। दोस्तों इन 3 वर्ड्स को कॉमन पार्लेंस में हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, इन तीनों वर्ड्स को हम कॉमन पार्लेंस में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन तीनों वर्ड्स के अलग अलग मायने हैं दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट, इन तीनों वर्ड्स के मतलब से। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो अकाउंटिंग की असम्पशंस हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग की जाती है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं बिजनेस की ऑन द बेसिस ऑफ द असम्पशंस व्हिच आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे एंटिटी कॉन्सेप्ट दोस्तों, एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम मानते हैं कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है और हम बिजनेस के नजरिए से अकाउंटिंग करते हैं। तो इस असम्पशन के ऊपर ही हमारी पूरी अकाउंटिंग की जाती है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, और यही कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फाउंडेशन ले कर देते हैं। तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द assumptions on the basis of which financial statements of a business entity are prepared. These accounting concepts lay the foundation on the basis of which accounting principles are formulated. So accounting concept वो assumptions हैं जिनके ऊपर हमारे financials बनाए जाते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे आते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है सिद्धांत। तो ये वो सिद्धांत है जिसपे हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है दोस्तों। तो ये वो रूल्स हैं, इट इज द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर a body of doctrine, body of rules commonly associated with the theory and procedures of accounting, serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions or procedures where alternatives exist. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स है जो हमारी करंट प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और साथ ही अगर कहीं मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो उनमें से कौन सा चूज करना है और कैसे चूज करना है उसे भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है दोस्तों। तीसरी टर्म है दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशन। दोस्तों हम बहुत बार कहते हैं कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग। कन्वेंशनल वे का मतलब होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग, यानी दादाजी करते थे इसीलिए पापा ने किया, पापा करते हैं इसलिए मैं ऐसा करता हूं, यानी दोस्तों ऐसा चलता आया। तो अकाउंटिंग में कुछ कन्वेंशंस, कुछ प्रैक्टिसेस चलती आई जो ओवर अ पीरियड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स फॉलो करते आए और वो चीजें एक्सेप्ट हो गई और फॉलो होने लग गई। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस emerge out of accounting practices commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time. These conventions are derived by usage and practice. तो ये वो चीजें हैं जो फॉलो होती आई और ऐसे ही अडॉप्ट हो गई। So accounting concept were the assumptions underlying the preparation of financial statements. Principles were the body of doctrine जो हमारी practice जो हम follow करते हैं उसे explain करते हैं, और selection of conventions और procedures में assist करते हैं। Conventions हैं वो practices जो चलती आई और accept हो गई by the accounting professionals। एक और term को define करते हैं दोस्तों, GAAP। GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन 4 वर्ड्स पे ही गौर कीजिएगा दोस्तों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग की वो प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्ट की जाती है। दोस्तों
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उन्हें एक फ्रेमवर्क, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के दायरे में बनाया जाता है, यानी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स कुछ फॉलो किए जाते हैं जिसके दायरे में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उस दायरे को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी जिन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जिन नॉर्मली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है गैप। सो पहले सेकंड बुलेट पढ़िएगा दोस्तों। The term gaps is used to describe rules developed for the preparation of financial statements and are called concepts, conventions, postulates, principles, etc. तो क्या जरूरत है गैप की दोस्तों? दोस्तों मान लीजिए मैं एक बिजनेस का ओनर हूं और मैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाना चाहता हूं। ये भी मान लीजिए कि आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, तो मैं पहले आप में से किसी एक के पास आता हूं अपनी किताबें लेके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके, and I ask you to prepare my financial statements. आप मेरे बिजनेस का एक्स प्रॉफिट निकाल देते हैं दोस्तों। मैं यही किताबें लेके अब दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता हूं, उन्हें कहता हूं मेरे फाइनेंशियल्स बनाने के लिए, और वो मेरे बिजनेस का कुछ और प्रॉफिट निकाल देते हैं। मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं होता, तो मैं तीसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता हूं अपनी किताबें लेके और उन्हें कहता हूं अपने फाइनेंशियल्स बनाने के लिए। वो जो प्रॉफिट निकालते हैं वो एक थर्ड फिगर है। इन तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल्स में जो रिजल्ट्स निकले हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऐसा होने लग जाए तो क्या एज अ बिजनेसमैन मेरा अकाउंटिंग से भरोसा नहीं उठ जाएगा, मेरा सीएफ रिटर्निटी से भरोसा नहीं उठ जाएगा? ये सब लोग अलग अलग काम करते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं कहूंगा दोस्तों? सो कंसिस्टेंसी रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी अटेन करने के लिए, कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं वो एक कॉमन फ्रेमवर्क के दायरे में बनाए जाएं। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, accounting process is applied within the conceptual framework of generally accepted accounting principles, जिसे हम गैप्स कहते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जो रूल्स, जो दायरा हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं इंडियन गैप। यूएस में जो हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं यूएस गैप। यूके में जो हम फॉलो करते हैं उसे कहते हैं यूके गैप। तो हर कंट्री में जो कॉन्सेप्ट, जो फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है वो रिस्पेक्टिव गैप्स होते हैं दोस्तों। बट ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब दौर आ गया है दोस्तों आईएफआरएस का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। वो क्या है? ओवर द कोर्स ऑफ दिस सिलेबस हम कुछ डिस्कशंस करेंगे उसके ऊपर, बट गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो चलते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर। सो इस चैप्टर में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी। आई होप इनमें से मेजॉरिटी के बारे में आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपको इनके बारे में पता भी होगा, याद भी होगा, बट स्टिल दोस्तों इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को हमारी अकाउंटिंग में अप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल बात करता है दोस्तों। एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस और ओनर ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो बिजनेस और उसका ओनर ये दोनों सेम नहीं माने जाते अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। एंड अकाउंटिंग करते हैं हम फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि ओनर के स्टैंड पॉइंट से। सो अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो क्या मैथमेटिकली हम इसे कह सकते हैं बिजनेस और ओनर ये दोनों इक्वल नहीं है, और ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है दोस्तों, आप जानते भी हैं इस कॉन्सेप्ट को, बट इसका हमारी अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट है? हाउ इज दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन अकाउंटिंग? सो दोस्तों बिजनेस को जब भी कोई पैसा देता है, उधार देता है, तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, देनदारी होती है। हम उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो भी बिजनेस के लिए एक
देनदारी है, बिजनेस को उधार मिला हुआ है जो बिजनेस को वापस चुकाना है। इसीलिए हम कैपिटल को भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, चाहे वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी से अलग है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक देनदारी है, और इसीलिए कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ही दिखाया जाता है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों, अगर प्रोप्राइटर का कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस पे करता है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है दोस्तों, वो प्रोप्राइटर के टुवर्ड्स जो बिजनेस की लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसका रीपेमेंट है, जिसे आप और हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट की अगर एप्लीकेशन देखें, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी इंटरनल फॉर द बिजनेस, and personal expenses of proprietor paid by the firm are treated as drawings, that is repayment of internal liability and not as an expense. तो दोस्तों, मान लीजिए मैं अपना एक बिजनेस चला रहा हूं, मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, उस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स है, पूरी बिल्डिंग का किराया 1 लाख रुपए जाता है, 50,000 फॉर ईच फ्लोर। पहली फ्लोर पे मेरा बिजनेस रन हो रहा है और सेकंड फ्लोर पे मैं खुद रहता हूं। मेरा बिजनेस लैंडलॉर्ड को 1 लाख रुपए पे करता है, तो आप बताइए मेरे बिजनेस का खर्चा कितना है दोस्तों? क्या पूरा 1 लाख मेरे बिजनेस का खर्चा है या कुछ और? आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, मेरे बिजनेस का खर्चा सिर्फ 50,000 रुपए है, क्योंकि बिजनेस के लिए जो रेंट पे किया गया है वो सिर्फ 50,000 है। बाकी 50,000 जो प्रोप्राइटर के रेजिडेंस के लिए पे किया गया है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है और उसे ड्राइंग की तरह से ट्रीट किया जाएगा। बिजनेस अपनी कैपिटल के टुवर्ड्स लायबिलिटी को रीपे कर रहा है, प्रोप्राइटर को वापस पे कर रहा है। ये सब चीजें ड्राइंग्स, कैपिटल, ये पिक्चर में आती है क्योंकि बिजनेस और ओनर, इन्हें हम 2 अलग अलग हस्ती मानते हैं और बिजनेस के नजरिए से देखते हैं अकाउंटिंग करते हुए। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे दोस्तों, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों, ट्रांजैक्शन सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी अकाउंटिंग में जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। यानी अगर कोई चीज मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। सो ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस के लिए, बट फिर भी बिजनेस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि उसे मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, हम उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट एक बात और भी कहता है दोस्तों ट्रांजैक्शंस को हमने मनी की टर्म्स में मेजर करना है, बट मनी का मतलब तो रुपी भी है, मनी का मतलब डॉलर भी है, मनी का मतलब पाउंड भी है। तो किस मॉनेटरी यूनिट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द बिजनेस इज लोकेटेड। तो मतलब अगर मेरा बिजनेस इंडिया में लोकेटेड है तो इंडिया की रूलिंग करेंसी है इंडियन नेशनल रुपी, INR, तो मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा INR में। अगर यही मेरा बिजनेस यूएस में लोकेटेड होता तो मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता US डॉलर्स में। अब इसका मतलब ये भी हुआ दोस्तों, मान लीजिए मैं पूरे साल में 10 लाख रुपए की डोमेस्टिक परचेजेस करता हूं और साथ ही मैं 1 लाख डॉलर के इंपोर्ट भी करता हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी साल भर में परचेज कितनी हुई, तो मैं कितनी बोलूं दोस्तों? 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख डॉलर। क्या मैं इन दोनों को ऐड करके 11 लाख बोल सकता हूं? नहीं दोस्तों, ये 2 अलग अलग करेंसीज में डिनोमिनेटेड है, आई कैन नॉट ऐड देम अप। अगर मैं एक इंडियन एंटिटी हूं दोस्तों तो मेरी रिपोर्टिंग करेंसी वुड बी INR, तो मेरे इंडिया की रूलिंग करेंसी INR है, तो मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को INR में रिकॉर्ड करूंगा। तो जो डोमेस्टिक परचेज है वो तो 10 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड होंगी, लेकिन जो इंपोर्ट मैंने किया है 1 लाख डॉलर का, मैं उसे कन्वर्ट करूंगा INR में। तो मान लीजिए जिस दिन मैंने ये ट्रांजैक्शन करी है उस दिन $1 70 रुपए का है, तो 1 लाख डॉलर की ये ट्रांजैक्शंस मैं इंडिया में रिकॉर्ड करूंगा 70 लाख INR में। सो अब मेरी लोकल परचेज हो गई 10 लाख रुपए की और इंपोर्ट्स हो गए 70 लाख रुपए के इक्विवेलेंट रुपीस के। कैन आई नाउ से मेरी पूरे साल की परचेजेस 80 लाख रुपए है दोस्तों?
तो ये मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट यही दो बातें करता है। पहली, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सके, और दूसरा, मनी का यूनिट जिस पे आपने रिकॉर्ड करना है वो होगा उस कंट्री की करेंसी जिस कंट्री में आपका बिजनेस डोमिसाइल्ड है, बिजनेस लोकेटेड है। तो जैसे हमने पहले पॉइंट में कहा क्वालिटेटिव फैक्टर्स हम रिकॉर्ड नहीं करते, वैसे ही दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल डायरेक्टर इज not on in speaking terms with the production director, the enterprise is bound to suffer. Since monetary measurement is not possible, this fact is not recorded. So दोस्तों, अगर सेल डायरेक्टर और प्रोडक्शन डायरेक्टर की आपस में नहीं बनती, उनकी लड़ाई है, तो बिजनेस को इसका नुकसान होगा, बट फिर भी हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इस लड़ाई को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक लिमिटेशन और अराइज होती है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट परचेजिंग पावर ऑफ मनी यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। यानी अगर मैंने कुछ गुड्स आज से 10 साल पहले 100 रुपए में खरीदे और आज मैं कुछ गुड्स 100 रुपए में खरीद रहा हूं, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों 100 रुपए बराबर हैं। बट हम जानते हैं दोस्तों, आज से 10 साल पहले के 100 रुपए की वैल्यू आज के 100 रुपए से बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करके चलता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को इग्नोर करके चलता है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना है दोस्तों। So an enterprise is normally viewed as a going concern that is continuing in operation for the foreseeable future. Hence it is assumed that there is neither any intention nor any compulsion to close it down or scale it down substantially. ये जैसी वर्ड्स आप लोगों ने भी सुने होंगे दोस्तों। मैं चाहूंगा आप कुछ वर्ड्स पे गौर करें, हिंदी मतलब समझें ताकि इन वर्ड्स को आप खुद यूज कर सकें दोस्तों। पहली बात, कुछ बच्चे ये बात बोलते हैं कि एंटरप्राइज इज अज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूइंग फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। इनडेफिनिट वर्ड मैंने यूज नहीं किया दोस्तों, आई यूज्ड अ वर्ड फोरसीएबल फ्यूचर। इनडेफिनिट फ्यूचर का मतलब होता आप कहते हैं कि बिजनेस अमर है, चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। नहीं दोस्तों, हम ये बात नहीं कहते। हम कहते हैं जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक हमारी दूरदर्शिता है, till the time that we can foresee the future, foresee, जहां तक हम फ्यूचर को फोरसी कर सकते हैं वहां तक ये बिजनेस चलता जाएगा। ना हमारी ऐसी कोई मंशा है, ना हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव है कि हमें इस बिजनेस को बंद करना पड़े या स्केल डाउन करना पड़े। स्केल डाउन मतलब बिजनेस को बहुत हद तक कम करना पड़ जाए। तो बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता जाएगा। इससे अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? बहुत फर्क पड़ता है। आइए इसकी एप्लीकेशन देखें। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच का सेग्रीगेशन इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही होता है दोस्तों। फिक्स्ड एसेट जो हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखते हैं दोस्तों, हम बिजनेस में उन एसेट्स को बेचने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखते हैं। अगर मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा तभी तो उन एसेट का लॉन्ग टर्म यूज हो पाएगा दोस्तों। अगर मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न ही ना हो तो मैं किसी एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, फिर बेचने के लिए ही होल्ड करूंगा। अगर मेरा बिजनेस शॉर्ट टर्म में बंद होगा तो मुझे अपने बिजनेस को लिक्विडेट करना होगा, तो सारे एसेट्स बेचने होंगे। तो अगर ऐसा हो तो फिर तो कोई भी एसेट फिक्स एसेट नहीं रहेगा दोस्तों। तो फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच का जो सेग्रीगेशन है, जो डिस्टिंक्शन है, वो एग्जिस्टेंस में आता है बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। वैसे ही दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये नाम आपने जरूर सुना। हम कहते हैं फिक्स एसेट्स को हम कैरी करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एग्जिस्टेंस में आता है बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। देखिए दोस्तों, अगर मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो इसका मतलब मैंने एसेट्स को बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए रखा है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखा है। अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखी गई है तो उसकी आज मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है वो मेरे किसी काम की नहीं है दोस्तों। I don't have a relevance of the current valuation of an asset. The only reason being I am not holding those assets for selling purpose. मैं उन assets को बेचने के लिए होल्ड नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम फिक्स एसेट्स को कैरी करते हैं। बट अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वैलिड ना हो
यानी एक बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न ना हो तो कहना से बिजनेस फिर बंद होने वाला है दोस्तों। अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो उसके सारे एसेट्स को बेचना होगा, एसेट्स को बेचूंगा तो कौन सी वैल्यू रेलेवेंट है दोस्तों, उस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसपे उसे एक्वायर किया था, या आज कितने पे रियलाइज हो सकता है। आई होप आप सब यही सोच रहे हैं कि कितने पे रियलाइज हो सकता है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। तो अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो हम फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। फिर एसेट्स और लायबिलिटी को वैल्यू किया जाता है ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस, यानी अगर उसे आज बेचा जाए तो नेट नेट उस एसेट से कितना रियलाइज हो सकता है। राइट दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बाद स्टार्ट करते हैं अगले कॉन्सेप्ट से, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों, एक बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए। सो द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स which are known as accounting periods, at the end of which an income statement and position statement are prepared to show the performance and financial position of an enterprise. तो बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को हमने छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करना है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जिसके एंड पे हम बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट कर सके। अब ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? एक बिजनेस की सही प्रॉफिटेबिलिटी तो तभी पता चलेगी जब एक बिजनेस खत्म होगा, बंद होगा, तो जब बिजनेस की लाइफ खत्म होगी। तो क्या हमें बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तभी बनानी चाहिए जब बिजनेस बंद होगा? तो अगर एक कंपनी 100 साल चलेगी तो क्या उसकी बैलेंस शीट, पीएनएल हमें 100 साल के बाद बना के देखना चाहिए दोस्तों? इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक बच्चा 14 सालों तक स्कूल लाइफ में रहता है, 2 साल किंडरगार्टन क्लासेस के और 12 साल फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। 14 इयर्स की स्कूल लाइफ के बाद बच्चे को कॉलेज पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो स्कूल वाले ऐसा क्यों नहीं करते दोस्तों कि 14 सालों तक बच्चे को पढ़ाएं, 14 सालों के बाद एक ही बार बच्चे के एग्जाम्स लें, अगर बच्चा वो एग्जाम्स पास कर ले तो बच्चे को कॉलेज लेवल के लिए प्रमोट किया जाए, अगर बच्चा वो एग्जाम ना पास कर पाए तो उसे वो एग्जाम रीअपियर करवाए जाए। स्कूल ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों कि इस 14 साल की जर्नी को 14 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 14 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, और उस स्टेज में भी बार बार एग्जाम लेके बच्चों को तंग किया जाता है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, हाफ ईयरली, फाइनल्स, कितने सारे एग्जाम्स लिए जाते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? कहना ऐसे दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली मॉनिटर किया जा सके, पीरियोडिकली इवैल्यूएट किया जा सके, ताकि अगर कहीं करेक्टिव एक्शन की जरूरत है तो वो करेक्टिव एक्शन जल्दी इनिशिएट किया जा सके, और साथ ही बच्चा अगले लेवल तक प्रमोट करने के लायक बना है या नहीं बना, उसको भी इवैल्यूएट किया जा सके और फिर उसे अगले लेवल पे प्रमोट किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही दोस्तों एक बिजनेस में भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली मॉनिटर करने की, पीरियोडिकली इवैल्यूएट करने की जरूरत है दोस्तों। बिजनेस सही पाथ पे जा रहा है या कुछ करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है, उसे पीरियोडिकली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। क्या बिजनेस को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे डाला जा सकता है, ग्रोथ पाथ पे डाला जा सकता है, इस बात के लिए भी पीरियोडिकल इवैल्यूएशंस करने जरूरी है। तो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए भी पीरियोडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। इसीलिए दोस्तों हम बिजनेस की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बाद हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, अप्रेस करते हैं। दोस्तों ये अकाउंटिंग का पीरियड यूजुअली 12 महीने का होता है, बट इट मे बी अ पीरियड व्हिच इज डिफरेंट दैन 12 मंथ्स। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और पोजीशन अप्रेजल जो हम करते हैं वो यूजुअली पीरियड एंड पे किया जाता है, ईयर एंड पे किया जाता है, जो 1 साल का पीरियड होता है, बट ये 1 साल के अलावा भी हो सकता है दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट पीरियोडिकली बनाते हैं, वो पीरियोडिकली बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और साथ ही दोस्तों पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जन्मदाता है, अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर पीरियोडिसिटी ना होता
तो ना अक्रूवल होता ना मैचिंग होता दोस्तों। सो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे दोस्तों, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट दोस्तों। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यानी ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना। सो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ड्यू होते हैं, ना कि तब जब उनके बदले पैसा आता है या पैसा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? अक्रूवल का मतलब हुआ दोस्तों, हम इनकम्स और एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यूज और कॉस्ट को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न होते हैं या इंकर होते हैं, ना कि तब जब उनके बदले पैसा दिया जाता है या पैसा मिलता है। वैसे ही एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अराइज होते हैं, जब वो अकर होते हैं, ना कि तब जब पैसा आता है या पैसा जाता है। सो अब मुद्दा अराइज होता है दोस्तों, इनकम्स को कब अर्न्ड माना जाता है? तो दोस्तों इनकम्स को तब अर्न्ड माना जाता है जब या तो आपने गुड्स बेच दिए या आपने सर्विसेज रेंडर कर दी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं एक गुड्स डीलर हूं तो जिस दिन मैं माल बेच देता हूं उस दिन मैंने इनकम कमा ली है, आई हैव अर्न्ड द इनकम। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं तो जब मैंने सर्विस रेंडर कर दी है, देन आई हैव अर्न्ड दिस रेवेन्यू, अर्न्ड द इनकम। सो दोस्तों हम इनकम को तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम उसे कमा लेते हैं, ना कि तब जब पैसा आता है। पैसा पहले आए पैसा बाद में आए, हम इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम कमा ली जाती है, यानी इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। वैसे ही दोस्तों खर्चों को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब खर्चे इंकर हो जाते हैं। जब खर्चे इंकर होते हैं तो अब मुद्दा आता है खर्चे इंकर कब होते हैं? तो अगर मैं गुड्स परचेज कर लेता हूं या मैं सर्विस रिसीव कर लेता हूं तो मैंने खर्चा इंकर कर लिया, चाहे उसके लिए एक्चुअल पेमेंट हुई या नहीं हुई। मैं खर्चा तभी रिकॉर्ड कर लेता हूं जब वो इंकर हो जाता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हमारी अकाउंटिंग भरी हुई है इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन से। तो आइए इसके कुछ एप्लीकेशन को समझते हैं दोस्तों। सो दोस्तों मुझे बताएंगे आप, क्या हम कैश सेल को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि माल बेचा, इनकम हुई और कैश भी आया तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं दोस्तों। क्या हम क्रेडिट सेल को भी एज अ इनकम रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं दोस्तों। तो क्यों रिकॉर्ड करते हैं इनकम? आपने माल बेच दिया, आपने माल बेच दिया, पैसा आया नहीं आया, यू हैव अर्न्ड द रेवेन्यू। सिंस यू हैव अर्न्ड द रेवेन्यू, क्रेडिट सेल बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली दोस्तों क्रेडिट परचेज भी बिजनेस में रिकॉर्ड होती है क्योंकि आपने माल खरीद लिया, चाहे उसके लिए पैसा अभी नहीं दिया, बट जब आपने खरीद लिया तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। accrued incomes like interest earned but not yet received, क्या हम इसे भी बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, जिस पीरियड में हमने इंटरेस्ट कमा लिया, चाहे मिला चाहे नहीं मिला, अगर मुझे इंटरेस्ट अगले साल भी मिलना है लेकिन मैंने कमाया इस साल में है, तो हम उस इनकम को इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे जिस साल वो कमाई गई है। वैसे ही दोस्तों अक्रूड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरीज इनकर्ड बट नॉट पेड। तो मान लीजिए दोस्तों मैंने अपने एम्प्लॉई से सर्विस रिसीव कर ली है, मेरे एम्प्लॉई ने मुझे पूरे साल सर्विस दी है, बट मैंने उसे सैलरी पे नहीं करी है, तो सैलरी में उसे अगले साल पे करता हूं। क्या वो सैलरी का खर्चा इस साल का माना जाएगा या अगले साल का? द सैलरी एक्सपेंस वुड बी फॉर द करंट ईयर। मैंने वो खर्चा इस साल इंकर किया है, चाहे पे अगले साल हुआ हो। उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कह देते हैं दोस्तों। बट आउटस्टैंडिंग हो या पे हो गई हो, वो खर्चा उस साल का है जिस साल आपने उसे इंकर किया। कस्टमर से अगर कोई एडवांस मिला है दोस्तों, हम उसे इनकम ट्रीट नहीं करते, हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ लायबिलिटी। तो एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मान लीजिए मेरा कस्टमर मुझे एडवांस दे देता है कि सर आप ये गुड्स मंगवा दीजिएगा, ये एडवांस रख लीजिए। क्या जिस टाइम मेरे पास पैसा आया क्या इनकम मेरी उसी साल की हो गई? नहीं दोस्तों, अभी मुझे उस इनकम को कमाना बाकी है, मैंने उसे माल बेचा नहीं है। जब तक वो माल नहीं बेच देता तब तक वो एडवांस मेरे लिए लायबिलिटी है। अगर मैं फ्यूचर में उसे वो माल नहीं बेच पाता तो क्या वो अपना पैसा वापस नहीं मांगेगा दोस्तों? बिल्कुल मांगेगा।
तो जब तक मैं वो रेवेन्यू कमा नहीं लेता तब तक वो एडवांस मेरे लिए एक लायबिलिटी है। वैसे ही दोस्तों, अगर हमने किसी को एडवांस दिया है, एडवांस देते ही हमारा खर्चा नहीं हो गया दोस्तों। हमारा खर्चा तब होगा जब सामने वाली पार्टी हमें माल बेच देगी या सर्विसेज दे देगी। तो अगर हमने किसी को एडवांस दिया है, वी हैव नॉट इंकर्ड एन एक्सपेंस, इसीलिए जो एडवांस हम देते हैं उसे हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कोई खर्चे की तरह। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल, Mr. X was recruited by ABC Limited on 1st April 2019 at a monthly salary of rupees 10,000, which was payable on 7th of the following month. Till 31st March 2020, he has been paid 11 months salary. Salary for March 2020 was paid on 7th April 2020. Compute the salary expense to be debited to P&L account for the year ended 31st March 2020. तो दोस्तों, मिस्टर एक्स ने एबीसी लिमिटेड ज्वाइन करी है, यानी मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है। कंपनी ज्वाइन की है उसने 1 अप्रैल 2019 को, यानी फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन, और उसकी महीने की सैलरी है 10,000 रुपए, जो उसे अगले महीने की 7 तारीख को दी जाती है। 31 मार्च 2020 तक, यानी पूरे साल के एंड तक, मिस्टर एक्स को 11 महीने की सैलरी मिल चुकी है। 12वें महीने की सैलरी यानी मार्च 2020 की सैलरी उसे अगले फाइनेंशियल ईयर में 7 अप्रैल 2020 को पे की गई है। आपको बताना है एबीसी लिमिटेड अपने पीएनएल अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020 वाले साल के लिए कितना सैलरी का खर्चा बुक करे। माइंड यू दोस्तों, सैलरी पेड नहीं, सैलरी का एक्सपेंस कितना हो। तो सैलरी का एक्सपेंस दोस्तों, क्या ऐसे हम खर्चा बुक करते हैं जब वो खर्चा इंकर हो जाता है। हमने एम्प्लॉय से पूरे 12 महीने की सर्विस ली है, तो क्या खर्चा 12 महीने का, या जो पेमेंट करी 11 महीने की, सिर्फ 11 महीने का। तो आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, खर्चा रिकॉर्ड होता है अक्रूवल बेसिस पे। तो पूरे 12 महीने की हमने सर्विस रिसीव करी है, 12 महीने का खर्चा बुक होना चाहिए। 12 महीने का खर्चा 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपए। तो एबीसी लिमिटेड का साल 2019-20 का सैलरी का खर्चा 1,20,000 रुपए का होना चाहिए दोस्तों। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, Mr. A deposited rupees 1 lakh in a 12% fixed deposit with Bandhan Bank on 1st November 2019, maturing after 1 year. The interest was payable by the bank on maturity. Compute the interest income of Mr. A for the year 2019-20. So Mr. A ने बंधन बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कराई है, जिसपे उसे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। ये एफडी कराई गई है 1 नवंबर 2019 के दिन, और ये एफडी 1 साल के बाद मैच्योर होगी, यानी एफडी का टेन्योर 1 ईयर है। बैंक इंटरेस्ट पे करता है मैच्योरिटी पे। तो आपको बताना है 2019-20 के लिए मिस्टर ए की इंटरेस्ट इनकम कितनी। जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो आपके पास 1 मिनट है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले तो ये बताइए दोस्तों, 2019-20 साल की इंटरेस्ट इनकम निकालनी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं, इंटरेस्ट इनकम निकालनी है। क्या मिस्टर ए को 2019-20 पे कोई इंटरेस्ट मिला भी है? नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट तो मिलना है 2020-21 में, बट क्या 19-20 में उसने कुछ इंटरेस्ट कमाया है? इंटरेस्ट कमाया जाएगा जब बैंक के पास उसने एफडी कराई से लेके साल के एंड तक। 1 नवंबर को एफडी कराई, 31 मार्च का साल का एंड है दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूं 5 महीने के लिए बैंक ने आपका पैसा यूज किया, तो बैंक आपको 5 महीने का इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है, चाहे वो इंटरेस्ट
अगले साल पे होगा, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों 5 महीने के लिए बैंक ने मेरा पैसा यूज किया है, तो मैंने 5 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है। सो आई हैव अर्न्ड इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स फ्रॉम 1st नवंबर 2019 टिल 31st मार्च 2020। सो मेरी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए पे 12% फॉर 5 मंथ्स, एंड दैट वर्क्स आउट टू 5,000 रुपीज। तो कैश मिला या नहीं मिला वो मेरी इनकम को डिटरमिन नहीं करेगा दोस्तों। इनकम जब कमा ली गई तब रिकॉर्ड कर दी जाएगी। आई होप ये एग्जाम्पल समझ आता है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3। Mr. A took an office building on rent with effect from 1st Jan 2019 at a monthly rent of rupees 1 lakh payable in advance by 5th of every month. As per the rent agreement, the rent will increase by 10% after every 12 months. Mr. A also paid a security deposit equivalent to 3 months rent on 1st Jan 2019, which was refundable at the time of termination of agreement. The rent for the month of March 2020 was paid in April 2020. Compute the rent expense of Mr. A for the year 2019-20. So दोस्तों मिस्टर ए ने एक ऑफिस बिल्डिंग किराए पे ली है 1 जनवरी 2019 के दिन, जिसका महीने का किराया है 1 लाख रुपए, और ये किराया हर महीने की 5 तारीख को एडवांस में पेबल है। यानी करंट महीने का किराया करंट महीने की 5 तारीख को पे कर दिया जाएगा। रेंट अग्रीमेंट के हिसाब से हर 12 महीने के बाद 10% रेंट इंक्रीज होगा। तो अगर अग्रीमेंट 1 जन 2019 को हुआ है दोस्तों, तो एक साल के बाद यानी 1 जनवरी 2020 से ये किराया 10% बढ़ जाएगा, तो 1 लाख से 1,10,000 रुपए हो जाएगा, और ऐसा हर 12 महीने के बाद होगा। मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2019 के दिन ही 3 महीने का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की फॉर्म में भी दिया है। तो जब आप कोई चीज किराए पे लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना हो सकता है। तो यहां मिस्टर ए ने 3 महीने का रेंट यानी 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे किया है, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अग्रीमेंट खत्म होने पे रिफंडेबल है। मार्च 2020 के महीने का किराया अप्रैल 2020 में पे किया गया है। वैसे रेंट एडवांस में पे करना था, लेकिन मार्च 2020 का किराया मार्च में पे नहीं हो पाया, वो अप्रैल 2020 में पे हुआ। आपको बताना है कि मिस्टर ए का 2019-20 का रेंट का खर्चा कितना। माइंड यू दोस्तों, अगेन रेंट का एक्सपेंस निकालना है, रेंट पेड नहीं, रेंट का एक्सपेंस। तो दोस्तों और निकालना है आपको 2019-20 के लिए। तो लगाइए 2 मिनट, जल्दी से कीजिए दोस्तों। चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमसे मांगा गया है रेंट का खर्चा मिस्टर ए का फॉर द ईयर 2019-20, 2019-20 का रेंट का खर्चा निकालना है। 2019-20 स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक। नाउ पूरे 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी यूज की गई है, चाहे पेमेंट हुई या नहीं हुई। क्या ना इसे पूरा 12 महीने का खर्चा इंकर कर लिया गया है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखें, 1 अप्रैल 2019 के दिन किराया था 1 लाख रुपए, और वो अगले 9 महीने यानी 31 दिसंबर 2019 तक 1 लाख ही रहा, 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 जनवरी 2020 से ये किराया बढ़ के हो गया 1,10,000 रुपए पर मंथ। अगले 3 महीने जो इस साल में आते हैं, तो आपका किराया रहा 1,10,000 रुपए पर मंथ। तो कहना है इससे रेंट का खर्चा पूरे साल का वुड बी 1 लाख रुपए पहले 9 महीने के हिसाब से, और 1,10,000 रुपए अगले 3 महीनों के लिए। सो टोटल खर्चा बनता है 1 लाख इंटू 9 एंड 1,10,000 इंटू 3, विच वर्क्स आउट टू 12,30,000 रुपीज। ये वो खर्चा है दोस्तों जो मेरे पीएनएल में डेबिट किया जाएगा, चाहे पेमेंट हुई या नहीं हुई। मार्च के महीने का रेंट पे हुआ या नहीं हुआ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता।
पूरे साल जो खर्चा इंकर किया गया है वो है 12,30,000 रुपए। आई होप अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों खर्चा निकालना है 2019-20 का। 2019-20 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का खर्चा निकालना है रेंट का। मार्च 2020 का की पेमेंट, रेंट की पेमेंट हुई है मार्च 2020 के रेंट की पेमेंट हुई है अप्रैल 2020 में। तो क्या ये खर्चा अप्रैल 2020 का है या मार्च 2020 का ही है दोस्तों? हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है। तो दोस्तों हमें रेंट का खर्चा निकालना है। तो दोस्तों हमसे मांगा गया है रेंट का खर्चा मिस्टर ए का फॉर द ईयर 2019-20। 2019-20 का रेंट का खर्चा निकालना है। 2019-20 स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक। नाउ पूरे 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी यूज की गई है, चाहे पेमेंट हुई या नहीं हुई। क्या ना इसे पूरा 12 महीने का खर्चा इंकर कर लिया गया है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखें, 1 अप्रैल 2019 के दिन किराया था 1 लाख रुपए और वो अगले 9 महीने यानी 31 दिसंबर 2019 तक 1 लाख ही रहा, 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 जनवरी 2020 से ये किराया बढ़ के हो गया 1,10,000 रुपए पर मंथ। अगले 3 महीने जो इस साल में आते हैं तो आपका किराया रहा 1,10,000 रुपए पर मंथ। तो कहना इससे रेंट का खर्चा पूरे साल का वुड बी 1 लाख रुपए पहले 9 महीने के हिसाब से और 1,10,000 रुपए अगले 3 महीनों के लिए। सो टोटल खर्चा बनता है 1 लाख इंटू 9 एंड 1,10,000 इंटू 3 विच वर्क्स आउट टू 12,30,000 रुपीज। ये वो खर्चा है दोस्तों जो मेरे पीएनएल में डेबिट किया जाएगा, चाहे पेमेंट हुई या नहीं हुई। मार्च के महीने का रेंट पे हुआ या नहीं हुआ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल जो खर्चा इंकर किया गया है वो है 12,30,000 रुपए। आई होप अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बाद चलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों अपने खर्चों को उस पीरियड में रिकॉग्नाइज किए गए रेवेन्यू से मैच कीजिए। So match your expenses with the revenue recognized during the period. So expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenues recognized in that period. क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? जो रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया है उसके साथ अपने खर्चों को मैच करते हुए रिकॉग्नाइज कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर मैंने इस साल में 10 पीस खरीदे हैं, आई हैव बॉट 10 पीसेस ऑफ एन आइटम, जिनमें से 7 पीसेस मैंने इस साल बेच दिए हैं, तो रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड किया 7 पीसेस का। तो क्या खर्चा मुझे 10 पीस का रिकॉर्ड करना चाहिए दोस्तों? सो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है
अगर रेवेन्यू 7 पीस का रिकॉर्ड किया है तो उससे मैच करते हुए 7 पीस के ही खर्चे रिकॉर्ड कीजिए। और आप याद कीजिए, आप भी ऐसा ही करते हैं दोस्तों। जो 3 पीस बच गए, जो 3 यूनिट्स बच गए हैं दोस्तों, उसे हम खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते, वी शो देम एज क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाया जाता है। एसेट इसलिए भी दोस्तों कि उसके बेनिफिट्स अगले साल मिलने हैं। अगर उसके बेनिफिट्स अगले साल मिलने हैं तो उसका मैच करता हुआ खर्चा भी अगले साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो करंट ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो इस साल का खर्चा नहीं, वो इस साल के लिए एक एसेट है दोस्तों। और ये सब चीजें एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट since it disregards the timing and the amount of actual cash inflow or cash outflow and concentrates on the occurrence, that is accrual. So दोस्तों, जैसी बातें accrual में करी थी, that we don't look at कि कैश कब आया कैश कब गया, ट्रांजैक्शन को ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो रेवेन्यू आपने अक्रू किया उससे मैच करते हुए खर्चों को रिकॉर्ड करना है, चाहे उनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई। तो क्या ये कॉन्सेप्ट भी अक्रूवल पे ही बेस्ड है दोस्तों? ये भी कैश के आने कैश के जाने पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दोस्तों, जब हम खर्चों को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज से मैच करने की बात करते हैं तो खर्चों को भी ब्रॉडली 2 तरीके से देखा जा सकता है। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली रेवेन्यू से मैच करते हैं, डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो रेवेन्यू से रिलेट नहीं करते बट शायद जैसे पीरियड से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जो माल हमने बेचा उस माल की कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, वो एक डायरेक्टली रिलेटेबल एक्सपेंस है विद द रेवेन्यू। सेलिंग कमीशन, जो माल हम बेचते हैं उस पे दी जाने वाली कमीशन, वो भी एक डायरेक्टली रिलेटेबल एक्सपेंस है। बट रेंटल्स जो हम पे करते हैं, सैलरीज जो हम पे करते हैं, उनका डायरेक्टली रेवेन्यू से कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। वो टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो अगर मैं रेंट पे करता हूं 1 लाख रुपए महीना, तो 2 महीने का 2 लाख रुपए, 3 महीने का 3 लाख रुपए, उसका सेल से कोई रिलेशन नहीं है, बट पीरियड के साथ रिलेशन है। तो क्या उसे रिकॉर्ड नहीं करना दोस्तों? बिल्कुल करना है दोस्तों। उन खर्चों के बिना रेवेन्यू अर्न नहीं हो सकता दोस्तों। तो जो हमने इस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, उसके लिए रेंटल की सर्विस भी ली है, उसके लिए एम्प्लॉइज की सर्विस भी ली है। तो ये खर्चे चाहे डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है रेवेन्यू से, बट उनका बेनिफिट मैच किया जा सकता है। सो वो खर्चे भी इस पीरियड में रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए। सो इट डज नॉट मीन that expenses must be identifiable with the revenue. Expenses charged to a period may be directly related to revenue, directly related, recognized in that period. For example, cost of goods sold, commission to salesman, whereas rent, interest, depreciation accrue with passage of time. तो वो डायरेक्टली रेवेन्यू के साथ वेरी नहीं करते दोस्तों, बट उनका रेवेन्यू के अर्निंग में प्योर योगदान है दोस्तों, चाहे वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो उन खर्चों को भी, उनका जितना बेनिफिट इस पीरियड में मिला है, उतना उस खर्चों को भी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैंने इंश्योरेंस की सर्विस ली है, इंश्योरेंस लिया है अपने एसेट्स के लिए, और मैंने प्रीमियम पे किया है 12 महीने यानी 1 साल के लिए, उस 1 साल में से 8 महीने इस साल में लाई करते हैं और 4 महीने अगले साल में लाई करते हैं। तो क्या सारा खर्चा इस साल का है या सारा खर्चा अगले साल का है, या दोनों सालों में कुछ कुछ डिवाइड कर दूं? तो कहना इसे दोस्तों, इंश्योरेंस का खर्चा पैसेज ऑफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका डायरेक्टली रेवेन्यू से कनेक्शन नहीं है, बट उसकी वजह से भी रेवेन्यू अर्न किया गया है दोस्तों। रेवेन्यू अर्न करने के लिए 8 महीने का बेनिफिट इंश्योरेंस का करंट ईयर में मिला है और 4 महीने का बेनिफिट अगले साल में मिलेगा। 8 महीने का खर्चा हम इस साल में रिकॉर्ड करते हैं, 4 महीने का इंश्योरेंस वी शो इट एज अ प्रीपेड, जो इस साल के लिए एसेट है, जिसका बेनिफिट अगले साल में मिलेगा, तो उसका खर्चा भी अगले साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। इस मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन समझ सकते हैं दोस्तों ऐसे, जैसे अबनॉर्मल लॉसेस। मान लीजिए इस साल में कोई लॉस बाय फायर हो गया है दोस्तों, तो जो भी नुकसान हुआ है वो चाहे किसी रेवेन्यू से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो सारा का सारा खर्चा, नुकसान तो है दोस्तों, तो इस साल के पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो दैट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि वो लॉस किसी रेवेन्यू से मैच नहीं होता, बट फिर भी जिस पीरियड में इंकर होता है उस पीरियड में हम उस नुकसान को बुक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों। सो एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहला जैसा हमने बात करी क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक पिक्चर में आता है बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लोजिंग स्टॉक
हम एसेट की तरह से इस साल रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो माल इस साल बिका नहीं, उसका बेनिफिट इस साल मिला नहीं। जब उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो उसका खर्चा भी अगले साल ही होना चाहिए। तो करंट ईयर के लिए वो एक एसेट होगा। सो स्टॉक लाइंग अनसोल्ड एट द पीरियड एंड, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, is shown as an asset in the balance sheet as the revenue from such stock will be generated in the subsequent period. तो उस क्लोजिंग स्टॉक से जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा अगले सालों में। जब अगले सालों में रेवेन्यू आएगा तो उससे मैचिंग खर्चा भी अगले सालों में ही बुक होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंस, दोस्तों जैसे अभी हमने इंश्योरेंस की बात करी, वैसे ही दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट as the benefit against the same will be received in subsequent period. तो अगर साल भर का इंश्योरेंस पे किया था, 8 महीने करंट ईयर, 4 महीने अगले साल, तो 4 महीने के खर्चे जितना बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा, तो उस बेनिफिट से मैचिंग एक्सपेंस यानी 4 महीने का खर्चा हमें अगले साल बुक कर लेना चाहिए दोस्तों। तो इस साल के लिए वो एक एसेट होगा। दोस्तों हम सैलरी जब पे करते हैं तो एक ही झटके में पीएनएल में डाल देते हैं, रेंटल्स पे करते हैं एक झटके में पीएनएल में डाल देते हैं, बट क्या जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हम उसे पीएनएल में डाल देते हैं? नहीं दोस्तों, फिक्स एसेट के बेनिफिट हमें उसकी यूजफुल लाइफ पे मिलेंगे। सो अगर मुझे किसी चीज के बेनिफिट ओवर अ लॉन्गर पीरियड मिल रहे हैं तो क्या उसका सारा कॉस्ट एक ही पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए या ओवर द पीरियड उसके बेनिफिट से मैच करते हुए रिकॉर्ड करना चाहिए? तो डेप्रिसिएशन जो पिक्चर में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जब एक फिक्स एसेट के बेनिफिट्स ओवर अ पीरियड मिल रहे हैं तो उसके खर्चे भी ओवर अ पीरियड ही रिकॉग्नाइज होने चाहिए। सो वी डेप्रिशिएट अ फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। So fixed assets are not written off in 1 year, but are depreciated over their useful life, as the benefits of fixed assets will be received over their useful lives. I hope ये सब एप्लीकेशन आपको समझ आती है दोस्तों। हम ये सब चीजें करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, फिक्स्ड एसेट और उसका डेप्रिसिएशन, ये सब बातें हम जानते हैं दोस्तों, but they all come into existence, या these concepts come into existence because of matching concept. चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1, Mr. X, a grocery shop owner, purchased 100 bottles of Pepsi at the rate of rupees 8 per bottle and sold 80 bottles at the rate of rupees 10 per bottle. Compute profit earned by Mr. X. तो दोस्तों Mr. X ने 100 बॉटल पेप्सी खरीदी है 8 रुपए पर बॉटल के हिसाब से और 80 बॉटल बेच दी है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर बॉटल। आपको बताना है मिस्टर एक्स ने इस पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया। तो सोचिए दोस्तों, मिस्टर एक्स ने कितना प्रॉफिट कमाया? अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 800 में खरीदी और 800 में बेची तो प्रॉफिट लॉस 0 है, तो गलत सोच रहे हैं दोस्तों। आप देखिए, हमने 8 रुपए में बॉटल खरीदी और 10 में बेची, कहना इससे 2 रुपए पर बॉटल का प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट तब कमाया जाता है दोस्तों जब चीज को बेचा जाता है, ना कि तब जब चीज खरीदी जाती है। हम चीज को खरीदते ही प्रॉफिट बुक नहीं करते दोस्तों, जब वो चीज बेची जाएगी तब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बिकी हुई बॉटल्स पे, यानी 80 बॉटल्स पे। तो कैन आई सिंपली से दोस्तों, 2 रुपए इंटू 80 बॉटल्स, 160 रुपए का प्रॉफिट हमने इस पीरियड में कमाया है। सो प्रॉफिट इज 80 बॉटल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर बॉटल, दैट इज 160 रुपीज। ये तो दोस्तों कोई दुकानदार भी निकाल देता जिसे अकाउंटिंग के बारे में कोई नॉलेज ना होती, लेकिन हम लोग अकाउंटेंट्स हैं, इसीलिए बहुत बार इन चीजों में खो जाते हैं, अकाउंट बनाए बिना प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। तो आइए दोस्तों, अकाउंट के थ्रू भी इस बात को समझते हैं कि अगर हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो ये ट्रांजैक्शन वहां पे कैसे रिफ्लेक्ट हो और क्या वहां से भी प्रॉफिट इतना ही आता। सो ट्रेडिंग अकाउंट देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में हमने परचेजेस डेबिट कर दी, 100 बॉटल 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए, और हमने अपनी सेल्स क्रेडिट कर दी है 80 बॉटल 10 रुपए के हिसाब से 800 रुपए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू आ रहा है 80 बॉटल का, लेकिन डेबिट साइड पे खर्चा आ रहा है 100 बॉटल का। क्या ये दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं दोस्तों? नहीं दोस्तों, 80 बॉटल का रेवेन्यू, 100 बॉटल का खर्चा, देयर इज अ मिसमैच। अब आप बताएं, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? किसको किससे मैच करना है? क्या अपने रेवेन्यू को खर्चों से मैच कर दूं या खर्चों को रेवेन्यू से मैच कर दूं? क्या मैं अपनी, अगर खर्चा मैंने 100 बॉटल का दिखाया है तो क्या मैं अपना रेवेन्यू भी 100 बॉटल का रिकॉर्ड कर लूं? नहीं दोस्तों, मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा था जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उससे मैच करते हुए अपने खर्चे रिकॉर्ड कीजिए।
तो अगर रेवेन्यू 80 बॉटल का है तो खर्चा भी 80 बॉटल का होना चाहिए, लेकिन हम तो पूरी परचेज को डेबिट कर देते हैं, तो हमने तो 100 बॉटल का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। ये हो गया मिसमैच दोस्तों। तो इसको मैच करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है क्लोजिंग स्टॉक, 20 बॉटल का क्लोजिंग स्टॉक। अब दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जरूर दिखाया जाता है, बट क्या क्लोजिंग स्टॉक कोई इनकम है? नहीं दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक कोई इनकम नहीं है। अगर ये इनकम होता तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20 बॉटल्स हम 8 रुपए यानी उसकी कॉस्ट पे ना दिखाते, हम उसे 10 रुपए के रेवेन्यू पे दिखाते। हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को अपनी कॉस्ट पे। क्यों दोस्तों? 100 बॉटल की कॉस्ट हमने डेबिट की थी, 20 बॉटल की कॉस्ट हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये जो 100 बॉटल हमने डेबिट किया है उसमें जो 20 बॉटल एक्सेस डेबिट हुई है, ये उसका रिवर्सल है। सो परचेजेस 100 बॉटल की हमने डेबिट करी और 20 बॉटल की कॉस्ट हमने क्रेडिट कर दी इन द बाय द मींस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये रिवर्सल है ऑफ द कॉस्ट, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं COGS। तो 100 बॉटल खरीदी और 20 बॉटल बची हुई है, तो 80 बॉटल जो हमने बेच दी, 80 बॉटल इंटू 8 रुपए, 640 रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और आप याद कीजिए, हम ग्रॉस प्रॉफिट को कभी डिफाइन करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस COGS। तो दोस्तों सेल्स आ रही है ट्रेडिंग अकाउंट में 800 रुपए, और COGS विच इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, वो आ रहा है 640 रुपए। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 160 रुपए का। और यही आपने एक लाइन में निकाल दिया था दोस्तों, 80 बॉटल पे 2 रुपए का प्रॉफिट, 160 रुपए। और यही चीज आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो कोई इनकम नहीं थी दोस्तों, वो अपने खर्चों को रेवेन्यू से मैच करने के लिए आया। सो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट के रिवर्सल के लिए आया, ताकि उतना ही खर्चा इस पीरियड में रिकॉग्नाइज हो सके जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया है। आई होप ये एग्जांपल समझ आता है दोस्तों। तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2। A business took annual fire insurance policy for its assets with effect from 1st August 2019 for rupees 12,000. Compute the expense for the year 2019-20. यही एग्जांपल अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाते हुए लिया दोस्तों। तो बिजनेस ने 1 अगस्त 2019 के दिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी एनुअल है। एनुअल का मतलब साल के लिए है, 12 महीने के लिए है। तो कहना है दोस्तों 12 महीने का पीरियड हो गया 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020। और इस साल की पॉलिसी के लिए आपने 12,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है। आपको बताना है 2019-20 का खर्चा कितना। नाउ माइंड यू दोस्तों, 2019-20 का मतलब 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक। कहना है दोस्तों इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर 2019-20 के अंदर इस इंश्योरेंस का 8 महीने का पीरियड कवर होता है, 1 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। 4 महीने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक वो अगले साल में लाए करते हैं। तो क्या ये 12,000 रुपए की जो हमने प्रीमियम पे करी है उसका सारा बेनिफिट हमें इसी साल मिल गया? नहीं दोस्तों, उस प्रीमियम का 8 महीने जितना बेनिफिट हमें इस साल मिला है, 4 महीने का बेनिफिट अगले साल मिलेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें 8 महीने का खर्चा ही इस साल में बुक करना चाहिए, बाकी 4 महीने का खर्चा अगले साल का होगा। तो अगर पेमेंट हमने इस साल कर दी है लेकिन बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो कहना है 4 महीने का जो पेमेंट हमने किया है दैट वुड बी एन एसेट फॉर मी व्हिच इज ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। सो इंश्योरेंस का खर्चा हो गया दोस्तों 12,000 इंटू 8/12 यानी 8 महीने का खर्चा 8,000 रुपए, और बाकी 4 महीने का जो हमने एक्सेस पेमेंट करा हुआ है वो अगले साल के लिए खर्चा होगा, इस साल के लिए एसेट हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 विल बी 12,000 इंटू 4/12 4,000 रुपीज। तो जो 12,000 की हमने पेमेंट करी थी वो सारा इस साल का खर्चा नहीं दोस्तों, जितना बेनिफिट इस साल मिला उतना खर्चा हमने इस साल रिकॉग्नाइज किया, बाकी खर्चा इस साल के लिए एसेट है, वो अगले साल खर्चा रिकॉग्नाइज होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है दोस्तों। अब अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा देख पाए, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल और मैचिंग, तो दोस्तों मैंने कहा था अक्रूवल और मैचिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम अकाउंटिंग पीरियड एंड करते हैं जिसके एंड पे हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, इसी वजह से अक्रूवल्स की जरूरत पड़ती है।
अगर पीरियड की दीवार ना होती तो क्या इस साल को बिलोंग करता है, क्या अगले साल को बिलोंग करता है, इस साल में रिसीव हुआ नहीं हुआ, अक्रू करने की कोई जरूरत नहीं होती। अक्रूवल करने की जरूरत पड़ती है ताकि इस साल का रेवेन्यू इस पीरियड में ही रिकॉर्ड हो सके, इस पीरियड के खर्चे इसी पीरियड में रिकॉर्ड हो सके। वैसे ही दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था इस पीरियड में, उससे मैचिंग खर्चे इसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अगेन दोस्तों पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से जो पीरियड का दीवार खड़ा किया गया था कि जो डिवाइड करता है दो पीरियड्स को, तो उसी वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्टेंस में आया था। अब दोस्तों ये तीनों कॉन्सेप्ट पीरियोडिसिटी, अक्रूवल एंड मैचिंग, दे गो हैंड इन हैंड। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे डिटरमिन करते हैं, असिस्ट करते हैं इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स की वजह से टुगेदर इस पीरियड की इनकम रिकॉग्नाइज करने में और इस पीरियड के एंड पे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करने में असिस्टेंस होती है। सो दे गो हैंड इन हैंड एंड रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद बढ़ चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोस्तों 11th स्टैंडर्ड में जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो जो बुक आप लोगों ने पढ़ी थी उसका टाइटल था डबल एंट्री बुक कीपिंग। हाँ दोस्तों, डबल एंट्री बुक कीपिंग। वो डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं जिन्हें हम डेबिट और क्रेडिट से रिप्रेजेंट करते हैं। A debit represented by an equal credit. तो every transaction or event has two aspects represented by a debit and a credit. यही कॉन्सेप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग का बेस है। बताइए दोस्तों, आप सब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग करते आए हैं, डेबिट क्रेडिट करते आए हैं। कोई बता सकता है दोस्तों डबल एंट्री बुक कीपिंग का जन्मदाता कौन है? Who was the father of the double entry bookkeeping? नहीं दोस्तों, टीएस ग्रेवाल साहब नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने 11th में टीएस ग्रेवाल साहब की बुक पढ़ी तो वो अकाउंटिंग के जन्मदाता है। नहीं दोस्तों, अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग के जन्मदाता माना जाता है लूका पैसियोली को। ही वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो जो डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल, उस कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन ले किया था लूका पैसियोली ने। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों। सो एप्लीकेशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में दोस्तों ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ये सब चीजें इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम डेबिट और क्रेडिट इक्वल रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट। तो इसी वजह से जो हम साल के एंड पे ट्रायल बनाते हैं या अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं वो टैली होती है बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी। सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहता है, एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बिजनेस से सिलेक्ट कर ली, अप्लाई कर दी, उन्हें साल दर साल कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। सो द अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्टेड बाय अ बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। क्यों ऐसा करना चाहिए दोस्तों? Why should the policies be consistently applied? दोस्तों अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हुए एक ऑब्जेक्टिव सामने आया था, कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स कंपेरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तभी हो सकते हैं जब उन्हें सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करके बनाया गया हो। यानी जो पॉलिसीज मैं लास्ट ईयर फॉलो करता था, अगर वही पॉलिसीज मैं इस साल भी फॉलो करता हूं, तभी लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर का कंपैरिजन किया जा सकता है। So consistency concept is necessary for the purpose of comparison over time. So हमें policies को consistently apply करना चाहिए। But does that mean inflexibility? नहीं दोस्तों, consistency concept inflexibility नहीं देता। ये नहीं कहता कि अगर कोई improved accounting का method मिल रहा है तो आप उसे introduce मत कीजिए। जो भी policy आपने select की है उसे consistently apply कीजिए, लेकिन अगर कोई improved accounting का method मिल रहा है तो उसे इंट्रोड्यूस जरूर कीजिए। सो दोस्तों, जैसा हमने एग्जांपल डिस्कस किया, आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एन एंटरप्राइज डेप्रिशिएट्स इट्स फिक्स्ड एसेट यूजिंग एसएलएम मेथड, इट शुड कंटिन्यू टू डू सो कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो दोस्तों, क्या इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि एक बार जो पॉलिसी हमने चूज कर ली उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते?
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो पॉलिसीज हम सिलेक्ट करते हैं, कुछ सिचुएशंस में उन पॉलिसीज को चेंज भी किया जा सकता है। वो क्या सिनेरियोज हैं, एक टॉपिक आगे हमने पढ़ना है ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आने वाले चैप्टर्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज पे। उस टॉपिक तक इस क्वेश्चन को पेंडिंग छोड़ते हैं, एक माइंड टीजर आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब अकाउंटिंग पॉलिसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसकी डिस्कशन करेंगे। तो हाँ, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वायलेट हो सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है, बट सिर्फ कुछ सिनेरियोज में। वो आने वाले कुछ चैप्टर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपके डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना फीडबैक आप इस क्लास के बारे में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों।